Hello, my dear student and friends. This is a Professor संदीप राजभर. आज स्टूडेंट हम लोग जो देखने वाले हैं बिल ऑफ एक्सचेंज का पार्ट 3 देखने वाले हैं, बरोबर। आपको पहले ही मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज का पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो ये अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे। ओके, तो ये और जिस फ्रेंड ने जो अभी अभी ये तीसरा वीडियो देख रहा है, अगर पहला और दूसरा वीडियो न देखा हो तो मैं आपको पहले और दूसरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने शेयर किया है। ये आप सभी लोग पहले ये पहला वीडियो और दूसरा वीडियो बिल ऑफ एक्सचेंज का पार्ट 1 पार्ट 2 प्लीज देखें। ओके, आज स्टूडेंट जो हम लोग देखने वाले हैं द वंडरफुल एंड वेरी वेरी वाइटल टर्म्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बरोबर। वाइटल यानी इंपॉर्टेंट टर्म्स। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म है ये आज देखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो, अगर आपको ये आ गया ना तो समझ लो कि आपको 50% बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया। ओके, इंपॉर्टेंट टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ फर्स्ट बात करते हैं हम लोग किसकी, ट्रांजैक्शन की। किसकी, ट्रांजैक्शन। जैसे आपने देखा होगा ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है। आप व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शन। ओके, आपकी स्क्रीन के सामने एक प्रेजेंटेशन में पेश कर रहा हूँ। ट्रांजैक्शन, सी दिस, an exchange of goods or service or fund between the two or more parties is called what, transaction। मतलब क्या, किस गुड्स या सर्विस या फंड का ट्रांजैक्शन होना चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए दो या दो से ज्यादा पार्टी में, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ट्रांजैक्शन। ओके, नाउ ट्रांजैक्शंस आर बेसिकली व्हाट, टू टाइप्स। ट्रांजैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज नॉन मॉनेटरी एंड सेकंड इज अ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। Okay, monetary transactions are further divided into two parts। Okay, now see this, monetary transaction को दो पार्ट्स में और डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका और सेकंड है। फर्स्ट है कैश ट्रांजैक्शन। क्या, कैश ट्रांजैक्शन स्टूडेंट। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब क्या, स्पॉट पेमेंट, तुरंत माल लिया, पैसा दिया, काम खत्म भाई, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। और दूसरा है क्रेडिट ट्रांजैक्शन, पेमेंट इन फ्यूचर। इसमें भाई तो अपने अपन ने अगर गुड्स बेचा, सामान बेचा, सर्विस दिया, ओके, तो सीधी सी बात है भाई, हम जब तक उससे पेमेंट नहीं लेंगे तब तक उसको याद रखना पड़ेगा, यानी उस डेटर को अपने को याद रखना पड़ेगा। नाउ कैश ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन, एक मस्त मीनिंग है, देख लो। कैश ट्रांजैक्शन, अ कैश ट्रांजैक्शन रिफर्स टू एन इमीडिएट पेमेंट मेड ऑफ द कैश फॉर गुड्स और सर्विसेज। स्टूडेंट ध्यान में रखो, कैश पेमेंट वो पेमेंट होता है, कैश ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होता है, हमने माल लिया या सर्विस लिया, तुरंत पैसा दिया, कोई मगजमारी नहीं, टेंशन नहीं, ना सामने वाले, ना डेटर को टेंशन, ना क्रेडिटर को टेंशन, ना डेटर को पैसा देने का टेंशन, ना क्रेडिटर को दोबारा पैसा लेने का टेंशन, दोनों को टेंशन, टेंशन फ्री है। माल लिया, पैसा दिया, काम खत्म। स्पॉट पेमेंट, तुरंत पेमेंट करने का, दैट इज कॉल्ड कैश ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में तो थोड़ा सा झोल होता ही है स्टूडेंट। क्रेडिट ट्रांजैक्शन जिसका पेमेंट हम फ्यूचर में करते हैं गुड्स और सर्विस के बदले, उसे क्या कहते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अ पेमेंट मेड इन अ फ्यूचर ऑफ गुड्स और सर्विस इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। याद रखना, देखो जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है ना तभी ये सब समस्याएं आती है, इसीलिए बिल ऑफ एक्सचेंज को लाया गया, कैश ट्रांजैक्शन के लिए नहीं लाया गया स्टूडेंट। बिल ऑफ एक्सचेंज इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया कि भाई बिल ऑफ एक्सचेंज का जरूरत क्या है, यही जरूरत है स्टूडेंट। जब क्रेडिट की बात आती है तो याद रखो तब बिल ऑफ एक्सचेंज की बात आती है। क्योंकि देखो, अगर हमने किसी को माल बेच दिया है, माल बेच दिया, सर्विस दे दिया, अगर सामने वाले ने पैसा नहीं दिया, डेफिनेटली हम लेंगे ना, ऑफकोर्स लेंगे ही भाई। हमारा हमारा कोई रिश्तेदार थोड़ा ना लगता है कि उसको छोड़ देंगे, रिश्तेदार से भी अपन तो पैसा ले लेते हैं। ओके, ना क्रेडिट ट्रांजेक्शन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, नाउ सी दिस। देखो, क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब पेमेंट इन फ्यूचर, फ्यूचर में पेमेंट करना। पहला देखो, सेलर, सेलर क्या करता है, सेलर गुड्स को बेचता है, बरोबर। तो सेलर सेल्स द गुड्स ऑफ कोर्स, तो बायर क्या करेगा, बायर बायज द गुड्स ऑफ कोर्स, डेफिनेटली ही हैज टू रिसीव द मनी। सेलर डेफिनेटली पैसा लेने लेने वाला रहता है ऑफ कोर्स, किससे, बायर से। तो ये रिसीव करने वाला है, तो बायर बोलो क्या करने वाला है, पे करने वाला है पैसा, ऑफ कोर्स डेफिनेटली। सेलर माल बेचता है, बायर माल खरीदता है। सेलर
पैसा रिसीव करने वाला होता है और ये क्या करने वाला होता है, पे करने वाला होता है। ओके, इसीलिए इसे कहते हैं क्रेडिटर, सेलर को कहते हैं क्रेडिटर और बायर को कहते हैं डेटर, बायर को कहते हैं डेटर। ना क्रेडिटर, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, क्रेडिटर ये एक क्या होता है, हमारा ड्रॉवर होता है। यस, क्रेडिटर क्या होता है, ड्रॉवर, और डेटर हमारा क्या होता है, ड्रॉवी। ये इसके लिए बिल्स रिसीवेबल होता है, ड्रॉवर के लिए बिल्स रिसीवेबल होता है और ड्रॉवी के लिए बिल्स पेएबल होता है। बिल्स रिसीवेबल ऑलवेज वी हैव टू शो, असेट किधर शो करते हैं अपन, किधर इसको प्रेजेंट करते हैं, बैलेंस शीट के असेट साइड पे करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज को, याद रखना स्टूडेंट। और बिल्स पेवर हमेशा लायबिलिटी होता है, ऑफ कोर्स भाई, इधर पैसा मिलने वाला इसलिए असेट है, इधर पैसा देने वाले हैं इसलिए क्या है, लायबिलिटी है, कर्जा है और ये हमारी एक प्रकार की प्रॉपर्टी है। यस, नाउ नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस। यस, एक्सेप्टेंस का क्या क्या टाइप्स है। फर्स्ट फर्स्ट है जनरल या अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। जनरल या अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जनरल एक्सेप्टेंस या अनकंडीशनल, ऐसा देखो कैसा होता है कि इसमें कोई भी कंडीशन नहीं रहेगी, नॉर्मल, ड्रॉवर ने बोला इतना बिल है, इतने का गुड्स है, इतने का बिल बनाया, ड्रॉवी ने साइन किया, काम खत्म, दैट इज जनरल एक्सेप्टेंस। नाउ मीनिंग देखो, व्हेन द ड्रॉवी एक्सेप्ट द ड्राफ्ट विदाउट एनी चार्जेस or the condition, it is called general acceptance, it is known as a general या अनकंडीशनल। ओके, यहाँ पे दो बार लिखा गया है, इट इज कॉल्ड जनरल एक्सेप्टेंस, बस उसके बाद ये वाला नहीं लिखना है आपको, इट इज ऑल्सो बाय मिस्टेक हो गया है, इट इज ऑल्सो नोन एज जनरल या तो अनकंडीशनल, वो नहीं लिखोगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जनरल एक्सेप्टेंस भी लिखोगे तो फिर भी चलेगा। ओके ओके, तो याद रखो स्टूडेंट, अगर ड्रॉवर ने जो भी बिल बनाया, ड्राफ्ट बनाया है, मतलब जो ड्राफ्ट, क्योंकि देखो ड्राफ्ट आपको मैंने पहले बताया है, ड्राफ्ट ड्रॉवर ने बना दिया, अगर ड्रॉवी ने साइन नहीं किया तब तक वो बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं होता है, वो ड्राफ्ट होता है। अगर ड्रॉवी ने एक्सेप्ट कर लिया, जैसे ड्रॉवर ने बोला वैसे ड्रॉवी ने एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज कॉल्ड जनरल एक्सेप्टेंस। सपोज कर लो आपने क्या किया, आप एक एग्जांपल देता हूं मैं, आप गए बाजार में कुछ सामान लेने, सामान ले लिया, 15,000 का सामान ले लिया, और आपने बोला दुकानदार को, भाई साहब हमारे पास तो 15,000 नहीं है, तो दुकानदार बोला ऐसे कैसे चलेगा फिर, तो दुकानदार बोलता है एक काम करो, आप एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना दो, 15,000 का बिल बना देता हूँ आपका, कितने महीने का बोलो, 1 महीने का, 2 महीने का, जितना भी रहेगा ड्यूरेशन। उसने बोला चलो भाई 1 महीने का बना दो, बना दिया। सेलर ने क्या किया, बना दिया, ऑफकोर्स डेफिनेटली बना दिया। ये तो एक बात, 15,000 का अमाउंट था तो 15,000 का ही बनाया और 15,000 सामने वाले एक्सेप्ट भी करे, दैट इज कॉल्ड जनरल या अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस स्टूडेंट। नाउ क्वालिफाइड या कंडीशनल एक्सेप्टेंस। ओके, when the drawee put some condition on the acceptance, of course अगर ड्रॉवी ने कुछ कंडीशन रखा एक्सेप्टेंस के ऊपर, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल एक्सेप्टेंस। to that order to the drawer, it is called qualified acceptance। of course बहुत सारे अलग अलग क्वालिफाइड के एक्सेप्टेंस होते हैं, याद रखो स्टूडेंट। जैसे बोल दिया, सामने वाले ने बोला कि भाई ड्रॉवर ने 15,000 का क्या किया, माल बेच दिया, बरोबर, लेकिन ड्रॉई बोलता है भाई साहब कुछ डिस्काउंट दे दो, 15,000 की जगह पे 14,000 या तो 14,500, बरोबर, तो वो क्वालिफाइड हो जाता है। ओके, और बहुत सारे मैं आपको नेक्स्ट और भी स्लाइड में बता दूंगा। फिलहाल क्वालिफाइड का मतलब समझ लो कि अगर ड्रॉवी ने कुछ कंडीशन रखा एक्सेप्टेंस के ऊपर तो समझ जाना, दैट इज कॉल्ड क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। ओके, अब देखो, फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का, अब मैं बोला था कि अभी ये टाइप बताऊंगा। यस, नाउ सी दिस। पहला, स्टूडेंट ध्यान से देखो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। qualified as to time, yes, when drawee accept the bill subject to change in the tenure term of bill is known as what, qualified acceptance as a time। of course time, अगर देखो ड्रॉवी ने ये एक्सेप्ट किया कि भाई टाइम थोड़ा चेंज कर दो, बरोबर, तो उस टाइम पे उस बिल को अपन बोलेंगे क्वालिफाइड एज टू टाइम। दूसरा देखो,
qualified as to place when the drawee mention किया भाई कि that bill will be payable at the particular place, that is called qualified acceptance as a place. ड्रॉवी ने एक ये कंडीशन रख दिया, मेंशन कर दिया, मैं इसी प्लेस पे पैसा दूंगा, मैं इसी प्लेस पे पैसा दूंगा, अगर आपको जमता है तो बिल बनाओ, नहीं तो जाने दो। यस, ड्रॉवी ये कंडीशन रखता है, दैट इज कॉल्ड एज टू प्लेस। सपोज कर लो मुंबई, मुंबई की बात कर लेते हैं अपन। मुंबई में बिल ड्रॉ हुआ है, एक्सेप्ट हुआ, आ, और क्या बोलता है कि ये सॉरी, मुंबई में बिल ड्रॉ हुआ और ये बोलता है भाई मैं ना मुंबई में नहीं हूँ, मैं ना इधर नासिक में हूँ, चलो आ जाओ। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, क्वालिफाइड एज टू प्लेस। नेक्स्ट, क्वालिफाइड एज टू अमाउंट ऑफ कॉस्ट। अगर ड्रॉवी बोला कि भाई देखो कैसा है कि जो भी अमाउंट है ना उसमें से कुछ क्या करो, मैं कुछ ही पैसा दे पाऊंगा। जैसे मान लो 10,000 का बिल बना और ड्रॉवी ने क्या बोला कि भाई मैं ना 9,000 ही दे पाऊंगा, अगर आपको मंजूर है क्या? तो बोलता है ठीक है चलो जाने दो, मंजूर है, ओके, दैट इज कॉल्ड क्वालिफाइड एज टू अमाउंट। नाउ fourth one, qualified as to party is of course when the drawee is not ready to pay the amount। अगर ड्रॉवी जो भी अमाउंट है वो रेडी नहीं रहता पे करने के लिए, ऑफ अ बिल टू पेई, पेई के नाम पे, पेई के नाम पे, इन द बिल, इट इज नोन एज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस टू द पार्टीज। ऑफ कोर्स, सपोज कर लो, एग्जांपल देता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल। अगर मान लो ए ड्रॉवर है, बी ड्रॉवी है और सी पेई है, क्या है, सी पेई है, ओके। और ड्रॉवर ने बोला, भाई ड्रॉवर ने बोला ड्रॉवी को तू मुझे बिल का पैसा मत देना, सी को देना, यानी ड्रॉवी को देना। लेकिन ड्रॉवी का सी से झगड़ा हुआ है, तो बोलता है भाई मैं इस नालायक इंसान को, सी पार्टी को पैसा देगा नहीं। So that is a qualified as to the party. Now, fifth one, qualified as to party, सॉरी ये तो हो गया, 2 बार आ गया, ओके। फिफ्थ वन देखो, क्वालिफाइड एज टू कंडीशन। यस, क्वालिफाइड एज टू कंडीशन। अब देखो सिंपल सी बात, कंडीशन अगर ड्रॉवी ने रखा भाई कि बिल का कुछ तो कंडीशन हमारी है, when the drawee accept the bill subject to certain conditions being fulfilled by the drawer, it is known as the qualified acceptance as to the condition। ड्रॉवी ने क्या किया, कुछ कंडीशन रखा, सर्टन किसी भी चीज का कंडीशन हो सकता है, क्योंकि देखो हर एक सभी लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती ही रहती है, इसलिए ड्रॉवी ने कुछ कंडीशन रखा ड्रॉवर के सामने। ड्रॉवर ने बोला ठीक है चलो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो हम आपकी सेवा कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, आप जो कंडीशन बोल रहे हो उसके हिसाब से हम मान ले रहे हैं। दैट इज द क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस टू द व्हाट, कंडीशन। ओके, तो ये आपका 5 टाइप्स हो गया किसके, एक्सेप्टेंस के। नाउ तीसरा इंपॉर्टेंट टर्म जो है स्टूडेंट, द वंडरफुल टर्म, डेज ऑफ ग्रेस। डेज ऑफ ग्रेस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, याद रखना कभी भी ना, लॉ ने हमको ना मतलब ड्रॉवी के लिए 3 दिन एक्स्ट्रा दिया हुआ है। क्या दिया है, 3 दिन एक्स्ट्रा। देखो 3 extra days allowed by the law and order over and above the term of bill to the drawee in order to make the arrangement for the payment of amount of bill is known as a days of grace of course। मतलब नॉमिनल ड्यू डेट जब होगा, नॉमिनल ड्यू डेट होगा उसमें 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड कर देने का, तो एक्चुअल ड्यू डेट मिलता है। मतलब सामने वाले कस्टमर को 3 दिन एक्स्ट्रा देने का, ऐसा लॉ ने बोला है भाई, लॉ ने बोला है कि 3 दिन एक्स्ट्रा दे दो, क्योंकि हो सकता है बेचारे के पास पैसा ना आ पाए, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन दे दिया, लेकिन चौथे दिन छोड़ने का नहीं भाई, चुपचाप जाके उधर वसूल करने का, पैसा तो वसूल करना ही चाहिए अपने को। यस, now however days of grace is not allowed for a bill payable on demand or at site। याद रखना स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, डेज ऑफ ग्रेस कब अलाउड नहीं होता है, बिल पेबल ऑन डिमांड और एट साइट पे ये नहीं होता है स्टूडेंट, याद रखना। चौथा कॉन्सेप्ट टर्म और टेनर,
और या तो टेन्योर ऑफ बिल। ओके, मतलब टर्म्स क्या होते हैं, टेन्योर ऑफ बिल क्या होता है ना। द टर्म ऑफ बिल इज पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर विच इज बिल बिकम अ पेएबल। टर्म ऑफ बिल में बी इन अ मंथ और डेज, मतलब कितने दिन का, कितने महीने का। 2-3 साल का मत बना देना बिल, नहीं तो वाट लग जाए 2-3 साल का बनाने का भी नहीं, कभी भी नहीं बनाने का स्टूडेंट। ये सिर्फ 365 डेज के अंदर ही बनाने का, याद रखना। 1 साल के अंदर ही बनाना, क्योंकि देखो इतना क्रेडिट पीरियड हम लोग नहीं दे सकते अपने डेटर को। अगर ज्यादा क्रेडिट पीरियड दिया ना स्टूडेंट, तो डेटर क्या करेगा, माल का यूज भी कर लेगा और गायब भी हो जाएगा, रफू चक्कर हो जाएगा, तो तुम कहाँ उसके पीछे भागने वाले हो। इसलिए डेटर से 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, बस ज्यादा से ज्यादा 90 दिन का बिल बनाने का, 45 दिन का बिल बनाने का, नहीं तो पता चला कि वो गायब हो सकता है। ऐसा काम नहीं करना है। टेन्योर मतलब टेन्योर ऑफ बिल यानी टाइम पीरियड इन शॉर्ट। ये महीने में होता है या तो डेज में होता है। 2-3 साल में नहीं करने का, कभी भी नहीं, और होता भी नहीं है। पांचवा आता है स्टूडेंट ड्राफ्ट। मैंने आपको पहले भी ड्राफ्ट के बारे में बताया है। यस, अ बिल बिफोर एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड अ ड्राफ्ट। मैंने बोला ना, ड्रॉवी जब तक, देखो ड्रॉवर ने तो बना दिया, बिल बना दिया, सब कुछ बना दिया, लेकिन जब तक वो बिल ड्रॉवी ने एक्सेप्ट नहीं किया, ड्रॉवी ने एक्सेप्ट नहीं किया, तब तक उस बिल को हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं, उसको ड्राफ्ट बोला जाता है। याद करो। 6th पॉइंट, डेट ऑफ मैच्योरिटी और ड्यू डेट ऑफ बिल। मैच्योरिटी डेट या तो ड्यू डेट ऑफ बिल। ड्यू डेट यानी एक्सपायरी डेट भी बोलते हैं इसको। ओके, इट इज द डेट ऑफ विच इज अ पेमेंट इज टू बी मेड। ऑफ कोर्स, जिस दिन ड्रॉवी ड्रॉवर को पेमेंट करने वाला होता है, उस दिन को अपन क्या बोलते हैं, डेट ऑफ मैच्योरिटी और ड्यू डेट ऑफ बिल, या तो एक्सपायरी डेट भी बोलते हैं स्टूडेंट। नाउ 3 days of grace are added to the date of bill is known as date of maturity or due date. Of course, याद रखना, मैंने आपको पहले बोला डेज ऑफ ग्रेस, 3 दिन आपको क्या करना है, एडिशनल ऐड करना ही है, सामने वाले को देना है। हाँ, अगर वो ड्रॉवी ने पहले पैसा दे दिया तो उसके लिए भी कुछ लॉ बनाए गए हैं, नियम कायदे बनाए गए हैं। ऑफकोर्स वो भी आपको मैं दिखाऊंगा एक एक टर्म करके। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आपके लिए मैं लाया हूँ स्टूडेंट। नाउ, तो ये 3 दिन ऐड करके मैच्योरिटी डेट आप निकाल सकते हैं, एक्सपायरी डेट या तो ड्यू डेट निकालते हैं। ओके, नाउ पब्लिक हॉलिडे। यस, पब्लिक हॉलिडे की बात करते हैं, तो आपको पता होगा कि हमारे कंट्री में सिर्फ 3 ही ऐसे पब्लिक हॉलिडे हैं जो पूरा कंट्री मनाता है। बरोबर स्टूडेंट। यस, पब्लिक हॉलिडे refers to a nation holiday for a whole country, यानी इंडिया। जैसे याद करो, महात्मा गांधी का डे मनाते हैं अपन 2 अक्टूबर, उसके बाद इंडिपेंडेंट डे मनाते हैं अपन, बरोबर, 15 अगस्त, फिर उसके बाद रिपब्लिक डे मनाते हैं अपन 26 जैन। तो दीज 3 आर कॉल्ड पब्लिक हॉलिडे। Now, if the due date, yes, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दूसरा वाला। इफ द ड्यू डेट फॉल्स ऑन द पब्लिक हॉलिडे स्टूडेंट, द पेमेंट ऑफ बिल, अगर मान लो 26 जनवरी के दिन पेमेंट का आ गया, तो क्या होगा, ये बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है। अभी भी पिछले जस्ट अभी इसी ईयर में आया था, इसी बोर्ड एग्जाम में आया था। अभी बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स दे के गया रहेगा, जो बच्चे ने दिमाग से अगर परफेक्ट किया रहेगा तो। याद रखना, ये जो बात कह रहा हूं मैं, अगर ड्यू डेट पब्लिक हॉलिडे के दिन आया, तो याद रखना, एक दिन पहले हम लोग पेमेंट करेंगे। याद रखना स्टूडेंट, अगर 15 अगस्त को आया, 26 जनवरी को आया, या मान लो सपोज कर लो 2 अक्टूबर का है, तो उसके एक दिन पहले देख लो इधर, मैंने आपके सामने दिया एक एग्जांपल। इफ द ड्यू डेट ऑफ अ बिल इज फॉल ऑन 26 जैन or 15 August or 2 October, which is a national holiday, okay, then the payment of bill be made on the preceding day, एक दिन पहले, that is 25 Jan और 14th August और 1 October। याद रखना, ठीक है।
Now, however, if the due date for the some reason has been the declared as an emergency holiday, yes. अब देखो इमरजेंसी की बात करते हैं, अगर इमरजेंसी हॉलीडे हो गया, द पेमेंट ऑफ बिल मस्ट बी मेड ऑन द इमीडिएट और द नेक्स्ट वर्किंग डेज। एग्जाम्पल देखो, अभी अभी जो चल रहा है, ये ऐसा चल रहा है, माहौल चल रहा है, कोरोना का सीजन चल रहा है, बरोबर। कोरोना ने पूरे वर्ल्ड की वाट लगा दी। सोचो, एक वायरस पूरे वर्ल्ड की वाट लगा दिया है। तो याद रखना, किसी एक को अकेला मत समझना स्टूडेंट, उसमें बहुत ताकत होती है, बरोबर। तो कोरोना को हराना है और घर में रहना है, याद रखो, घर में रहो और कोरोना को हरा दो ना। तो अगर इमरजेंसी होता है तो याद रखना, जब वो इमरजेंसी खत्म हो जाता है तो उसके नेक्स्ट एक वर्किंग डेज में तुरंत क्या होता है, वो बिल का पेमेंट होता है। नेक्स्ट है, नॉट पहले। गेट क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन, एट वन, टाइप्स ऑफ ड्यू डेट। ओके, ड्यू डेट का टाइप देखो, अ बिल बिफोर एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड अ ड्राफ्ट। ऑफ कोर्स अब पहले ही बने बता दिया था। ओके, बिल एक्सेप्ट नहीं किया तब तक उसको क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट बोलते हैं। नाउ ओके, ए आ जाता, नॉमिनल ड्यू डेट। नॉमिनल ड्यू डेट होता क्या है, मैंने आपको बोला ना, अगर जिस ड्यू डेट में जिस ड्यू डेट में ग्रेस पीरियड यानी 3 दिन ऐड नहीं किया जाता, उसे नॉमिनल ड्यू डेट कहते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, पहले आपके स्क्रीन के सामने वो जो मैंने इंग्लिश में लिखा उसी को हिंदी में बोला है। ओके, डेट विच इज कैलकुलेटेड विदाउट एडिंग डेज ऑफ द ग्रेस टू द पीरियड ऑफ द बिल इज नोन एज व्हाट, नॉमिनल ड्यू डेट। तो नॉमिनल ड्यू डेट स्टूडेंट वो ड्यू डेट होता है जिसमें हम लोग ग्रेस पीरियड ऐड नहीं करते हैं। यस, अंडरस्टूड। एग्जांपल भी देता हूं मैं थोड़े टाइम तक। बी, लीगल ड्यू डेट। यस, लीगल ड्यू डेट या एक्चुअल ड्यू डेट, लीगल ड्यू डेट या एक्चुअल ड्यू डेट स्टूडेंट याद रखो। ओके, नाउ लीगल ड्यू डेट का मतलब डेट विच इज अराइव्ड आफ्टर द एडिंग द 3 डेज। ओके, यस, ग्रेस डे, 3 दिन ऐड करने के बाद जो भी डे आता है ना, उसी को बोलते हैं क्या, लीगल ड्यू डेट। नाउ नाइन्थ वन, होल्डर। यस, होल्डर कौन, अरे सिंपल सी बात, लास्ट सेशन में भी बताया था, बिल ऑफ एक्सचेंज पार्ट 2 में। होल्डर एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, अगर आपने शेयर खरीदा तो आप शेयर होल्डर, अगर आपने बिल बनाया तो ड्रॉवर, ड्रॉवर को ही बोलते हैं होल्डर। यस, जिसके पास बिल का पोजीशन हो, जिसके पास बिल का राइट्स हो खुद का लेने को, उसे क्या कहते हैं, होल्डर कहते हैं स्टूडेंट। देखो इधर, एनी पर्सन हु इज द पोजीशन ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज एंड इट इज एंटाइटल्ड इन हिज ओन राइट टू द रिसीव द अमाउंट देयर ऑन, इट इज नोन एज अ होल्डर। इन शॉर्ट ड्रॉवर को होल्डर बोलते हैं, यानी जिसके पास बिल का पोजीशन होता है उसे क्या कहते हैं, होल्डर। 10th one, holder in due course. Yes, it's a very important student, holder in due course, very important। holder in due course होता क्या देखो। now see this, very important, इसके बेसिस पे एग्जाम में आपको शॉर्ट नोट्स नहीं, फिलिंग द ब्लैंक्स मैच द कॉलेज, यानी इन शॉर्ट बोलते ऑब्जेक्टिव आ सकता है, 1 मार्क दे सकता है स्टूडेंट। देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9, according to as per the section 9 of negotiable instrument act 1881 के तहत क्या बताया गया है, अ होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब, लिसन, अ होल्डर इन ड्यू कोर्स इज अ पर्सन हु गेट्स अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोले तो क्या मैंने आपको बताया, या तो चेक होगा, या तो बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, या तो प्रोमिसरी नोट्स होगा। ऐसा पर्सन जिसे क्या मिले, चेक मिले या बिल ऑफ एक्सचेंज मिले या तो प्रोमिसरी नोट्स मिले। बट याद रखना, इसमें 3 कंडीशन होना चाहिए स्टूडेंट, 3 कंडीशन होना चाहिए। देयर मस्ट बी 3 कंडीशन फॉर द होल्डर इन ड्यू कोर्स एज फॉलोज। ये फुलफिल्ड ही होना चाहिए, अगर 3 कंडीशन फुलफिल हुआ होल्डर इन ड्यू कोर्स तभी वो कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा, याद रखना, ठीक है ना। पहला कंडीशन देखो स्टूडेंट, क्या होना चाहिए, फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन ऑफ कॉस्ट। वैल्यूएबल कंसिडरेशन मतलब कुछ अमाउंट होना चाहिए, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, वॉटेवर, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ये इसमें वैल्यूएबल कंसिडरेशन होना चाहिए। पहला कंडीशन होल्डर इन ड्यू कोर्स होने के लिए क्या होना चाहिए, वैल्यूएबल कंसिडरेशन होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, इन गुड फेथ विदाउट एनी फ्रॉड, फ्रॉड नहीं होना चाहिए। आजकल इससे बहुत फ्रॉड भी होता है, याद रखना। आजकल बिल ऑफ एक्सचेंज के बेस पे लोग फ्रॉड भी बहुत सारे करते हैं, फ्रॉड बताऊंगा नहीं तो फिर पता चला कि तुम लोग कहीं एप्लीकेबल ना कर दो। जस्ट जोकिंग, तुम लोग अच्छे बच्चे हो ना।
तीसरा तो हमेशा ये क्या होता है, गुड फेथ के लिए होता है, कोई किसी फ्रॉड के लिए नहीं करना है आपको। और तीसरा और इम्पोर्टेंट जो है, बिफोर मैच्योरिटी, ऑफ कोर्स इसको मैच्योरिटी के पहले रिसीव करना है। ये तीनों तीनों के तीनों अगर कंडीशन फुलफिल होते हैं, दैट इज कॉल्ड होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, पहला वेलेबल कंसिडरेशन, दूसरा इन गुड फेथ और तीसरा बिफोर मैच्योरिटी। ओके, याद रखो ना। ये 10 कॉन्सेप्ट हमारे मेन बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हो गए। अब इसके बाद हमारा आएगा 11th वन, टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। यस, टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज देखते हैं अपन। पहला ट्रेड बिल स्टूडेंट। ट्रेड बिल होता क्या है? अ बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर यानी ड्रॉवर। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज को क्रेडिटर यानी ड्रॉवर ने डेटर के ऊपर वैल्यूएबल कंसिडरेशन जेन्यून ट्रेड ट्रांजेक्शन के लिए किया है, जेन्यून ट्रेड ट्रांजेक्शन के लिए किया है, दैट इज कॉल्ड ट्रेड बिल स्टूडेंट। दूसरा एकोमोडेशन बिल। यस, एकोमोडेशन, अरे यस, ये भी एक प्रकार का द वंडरफुल, मैं जो बोल रहा था ना फ्रॉड वाली बात, देखो यही है एकोमोडेशन बिल वाला। ओके, लेकिन एक फ्रॉड करते ने एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए किया जाता है एकोमोडेशन बिल। देखो एकोमोडेशन बिल होता क्या? एकोमोडेशन बिल, इट इज द बिल which drawn by one person to the another person। ये ऐसा बिल होता है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के ऊपर क्या होता है, बिल को ड्रॉ किया जाता है फॉर द म्यूचुअल फाइनेंशियल हेल्प। म्यूचुअल फाइनेंशियल हेल्प के लिए किया जाता है स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड एकोमोडेशन बिल। सच बिल आर द ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड विदाउट एनी मनी वैल्यूएबल कंसिडर। मैंने आपको देखो अभी जस्ट थोड़े पहले होल्डर इन ड्यू कोर्स बताया, उसमें पहला कंडीशन था कि वैल्यूएबल कंसिडरेशन होना चाहिए। अब एक बात बता, एकोमोडेशन बिल को क्या तुम बोल सकते हो क्या होल्डर इन ड्यू कोर्स? नहीं बोल सकते स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि उसमें तीनों कंडीशन में पहला कंडीशन फुलफिल नहीं है, सिंपल सी बात है, नो बकवास। ओके ओके, तो वैल्यूएबल कंसिडरेशन अगर नहीं होता है तो उसे होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं कहते हैं। और यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे कोई भी विदाउट एनी मनी, ये कोई वैल्यूएबल कंसिडरेशन नहीं है इसमें। मेन इसका जो इंटेंशन है स्टूडेंट ना, वो क्या है, या अपने क्लोज रिलेटिव को या बेस्ट फ्रेंड को क्या करना, सिर्फ हेल्प करने के बेसिस पे एकोमोडेशन बिल बनाया जाता है और कुछ नहीं, सिर्फ ये हेल्प के लिए बनाया जाता है। ओके ना। तीसरा, इनलैंड बिल। इट इज अ बिल विच इज ड्रॉन इन इंडिया। ऐसा बिल, ये इनलैंड बिल ऐसा होता है जो ड्रॉ किया जाता है इंडिया में, एंड ऑल्सो मेड पेबल इन इंडिया, इट इज नोन एज इनलैंड बिल। ऑफकोर्स जो बिल इंडिया में बनाया गया और उसका पेमेंट भी इंडिया में हुआ तो उसे क्या कहते हैं? इनलैंड बिल। चौथा स्टूडेंट, फॉरेन बिल। यस, a bill which is drawn in a one country and made payable in another country is called as a foreign bill। For example, a bill drawn in India, बिल बनाया गया इंडिया में, बट पेबल हुआ भाई यूएसए एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी हो सकता है, बिल बनाया गया यूएसए में और पेबल होगा इंडिया में, तो इसे क्या कहते हैं? फॉरेन बिल। सपोज कर लो एग्जाम्पल, ए ने बी के ऊपर बिल बनाया, बरोबर, 1 करोड़ का, ठीक है। ए ड्रॉवर, ड्रॉवी ड्रॉवी बोलता है भाई मैं तो यूएसए अभी जा रहा हूँ, एक काम करना, आप उधर आके ले लेना, या उधर ही से मैं पेमेंट कर देता हूँ, या उधर आ जाओ मैं आपको पेमेंट दे देता हूँ। तो दैट इज कॉल्ड स्टूडेंट फॉरेन बिल। याद रखना, इन शॉर्ट बोले तो एक कंट्री में बिल ड्रॉ होगा, दूसरे कंट्री में पेबल होगा, दैट इज कॉल्ड फॉरेन बिल। मगजमारी छोड़ो ना, फिर क्या टेंशन लेने का। नाउ फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज आर एज फॉलोज। और देखो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। फर्स्ट, आफ्टर डेट बिल। आफ्टर डेट बिल क्या होता है? लिसन, आफ्टर डेट बिल इज अ पेबल एट अ फिक्स पीरियड। ऑफ कोर्स आफ्टर डेट बिल एक फिक्स पीरियड के बाद क्या होता है? पेबल होता है। द ड्यू डेट ऑफ दिस बिल इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग। जिस दिन स्टूडेंट, जिस दिन हम लोग ना बिल बना देते हैं ना, उस दिन से उसका डेट, ड्यू डेट क्या होता है? कैलकुलेट होता है। ग्रेस पीरियड ऑफ 3 days आर अलाउड ऑन दिस बिल। इस बिल पे क्या होता है? ग्रेस पीरियड अलाउड होता है आफ्टर
डेट बिल। याद आफ्टर डेट बिल का मतलब क्या, जिस दिन आपने बिल बनाया उस दिन से लेकर अपन ड्यू डेट कैलकुलेट करते हैं और 3 दिन इसमें एक्स्ट्रा ऐड भी करते हैं ना। दूसरा, आफ्टर साइट बिल, a due date of this bill calculated from the date of the acceptance। देखो उसमें जिस दिन बिल बनाया उस दिन से चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे। लेकिन आफ्टर साइट का मतलब जिस दिन, ये याद रखो, ड्यू डेट इसमें कैलकुलेट कैसे होता है, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, जिस दिन एक्सेप्ट किया उस दिन से कैलकुलेट होगा। ग्रेस पीरियड ऑफ 3 days आर अलाउड ऑन दीज। ऑफ कोर्स इसमें भी ग्रेस पीरियड क्या होता है, 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है ना। तीसरा, बिल पे ऑन डिमांड और एट साइट, दीज बिल्स आर पेबल इमीडिएटली ऑन द प्रेजेंटेशन टू द ड्रॉवी। टाइम पीरियड इज नॉट मेंशन्ड फॉर दीज, ऑफ कोर्स इसमें टाइम पीरियड नहीं मेंशन होता है। ऑल्सो ग्रेस डे आर नॉट, ऑफ कोर्स बिल पे, मैंने आपको पहले भी बताया था, डिमांड और साइट पे 3 दिन ऐड नहीं होता है स्टूडेंट, याद रखना। ओके okay? देखो ये जितने भी आपको मैंने क्लासिफिकेशन बताए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। इसके बाद जो आपका आएगा ऑनरिंग ऑफ बिल। हम लोग देखो स्टूडेंट, ये क्या करो, ये जितना भी है ना आपके सामने मैंने जो भी बताया है, सबसे पहले इसको ना अच्छी तरह से आप 1-2 बार वीडियो देखो आप, बरोबर। और नहीं, अगर किसी को कुछ भी डाउट है ना, आप हमारे, आप ना कमेंट में लिख सकते हैं, सर इसका मतलब क्या, तो आपको विद इन द 24 आवर्स आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, ऑनरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ऑफ कोर्स अब क्या होता है